हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र और उसके बाद में हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम सुनते ही आपको याद आ गया होगा 10th क्लास, यानी वहां पे हमने जो है वो प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। तो ये इसके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो पिछली क्लास में समांतर प्लेट संधारित्र को जो वो खत्म किया था, यानी समांतर प्लेट संधारित्र का हमने जो है वो परावैद्युत माध्यम का उस पे जो प्रभाव भी देखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र पे जो परावैद्युत माध्यम होता है उसका क्या प्रभाव होता है। उसके लिए हमने जो है वो परावैद्युत माध्यम को समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में पूरा ही भर दिया था। फिर उसके बाद हमने जो है वो आंशिक भरा था। फिर हमने जो है वो विभिन्न जो है वो मोटाई के जो परावैद्युत जो मेरे पास में प्लेटें थी वो मैंने रखी थी अलग अलग, ठीक है। तो ये हमने उसके बारे में डिस्कस किया और उन सभी के लिए हमने जो है धारिता का फॉर्मूला भी निकाला था। नाउ अब हम बात करेंगे गोलीय संधारित्र की। सो गोलीय संधारित्र हम जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर। आ रही बात समझ में? वहां हमने फॉर्मूला निकाला था C = 4πε0 × R। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गोलीय संधारित्र की, और वहां पे हमने बात की थी किसकी? गोलीय चालक की। आरी बात समझ में? बिकॉज संधारित्र के लिए आपको कितनी दो प्लेटों की जरूरत होती है। आरी बात समझ में? एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और संधारित्र पे कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने गोलीय चालक के बारे में। आरी बात समझ में? अब पढ़ रहे हैं हम गोलीय संधारित्र के बारे में। तो गोलीय संधारित्र के लिए आपको जो है वो दो सकेंद्रीय गोलों की जरूरत होती है। आरी बात समझ में? जैसे कि ये मेरे पास में है, एक ये गोला और एक बाहर गोला है, ठीक है ना। तो जब हम गोलीय संधारित्र की बात करेंगे तो हम कितने गोलों की बात करेंगे? दो की बात करेंगे। तो एक तो मेरे पास में ये जिसकी त्रिज्या स्मॉल है, और इस बड़े वाले जो मेरे पास में गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है? b है। सो परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले सकेंद्रीय चालक गोलों से बनी हुई युक्ति को हम क्या बोलते हैं? गोलीय संधारित्र बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके आवेश की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि मैंने जो है वो इसे जो है वो प्लस Q से जो है वो चार्ज किया हुआ है, इसको जो है वो मैंने किससे? प्लस Q चार्ज से जो है वो आवेशित किया गया है। क्लियर? तब बात करते हैं कि इस पे कितना चार्ज होगा। आगे बात समझ में? जो मेरे पास में ये B जो है, B गोला है, इस पे कितना चार्ज होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको जो है वो हम क्या करते हैं? भू संपर्कित कर दिया जाता है। आगे बात समझ में? जो मेरे पास में ये B जो गोला होता है इसको हम क्या कर देते हैं? भू संपर्कित कर देते हैं। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब भू संपर्कित करने से क्या हुआ कि जो B का जो विभव है वो क्या हो गया? 0 हो गया। चार्ज 0 नहीं हुआ है, B का विभव 0 हुआ है। सो यहाँ पे लिखता हूं मैं, भू संपर्कित करने पर, मैं ऐसे लिखता हूं, गोले B को भू संपर्कित करने पर विभव, गोले B को भू संपर्कित करने पर इस पर विभव, ऐसे लिख देते हैं। तो जो विभव होगा वो क्या आएगा मेरे पास में? 0 निकल के आएगा। तो ये याद रखना, ये ध्यान। आई बात समझ में? क्योंकि इसको मैंने क्या किया? अर्थिंग कर दिया, तो इसका मतलब इसका क्या आ गया मेरे पास में? विभव 0 निकल के आएगा। ओके, अब बात करते हैं इस पे चार्ज कितना होगा। तो इसी को लेके चलता हूं मैं। तो ध्यान से देखो, मैंने ये बोला है आपको कि B पे विभव कितना है? 0 है। तो इसका मतलब B पे कुल विभव कितना है? 0 है। तो अब देखो B पे जो विभव आएगा वो किस किस के कारण आएगा? एक तो इसके खुद के कारण, आगे बात समझ, इसके पृष्ठ पे, और एक इस गोले के कारण। आगे बात समझ में? तो दो के कारण तो विभव होगा। अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इस पॉइंट पे जो मुझे विभव निकाला, कहीं पे भी ले लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, सभी जगह एक ही होगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस पे विभव की बात कर रहा हूँ तो किसके कारण होगा? एक तो इसके कारण होगा और एक इसके कारण होगा। तो देखो इस गोले के कारण जो विभव आएगा, और पहले बात तुम्हें मान लेता हूँ, इस पे चार्ज मुझे कुछ नहीं पता, मैंने क्या मान लिया? Q मान लिया। तो इस गोले के कारण जो यहाँ पे विभव आएगा, फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। तो देखो ये जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इस गोले के कहाँ? बाहर है, और बाहर फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। तो R क्या? डिस्टेंस। तो कितनी डिस्टेंस देख लो? B डिस्टेंस है। तो इसके लिए होगा मेरे पास में KQ/B, फिर प्लस। अब ध्यान से देखो, अब इस गोले का भी तो विभव होगा, तो इस गोले का विभव इसके सरफेस पे कितना होगा? इसके सरफेस पे, तो यही तो होगा KQ/
आर मतलब उसकी त्रिज्या के बराबर, मतलब उसकी त्रिज्या आएगी ना, मतलब वो डिस्टेंस जो के क्यू बाई आर नीचे होगा वो क्या होगा, उसकी त्रिज्या ही तो होगी। तो पृष्ठ पे क्या होगा, के क्यू बाई बी। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास में, के क्यू बाई बी इज इक्वल टू 0। सो देखो कॉमन क्या आ रहा है, के अपॉन बी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया मेरे पास में, क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सो ये उधर चले जाएंगे, 0 हो जाएगा, मेरे पास बचेगा q प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से q इज इक्वल टू निकल के कितना आ गया, माइनस q। तो इसका मतलब इस पे जो चार्ज है वो क्या चार्ज है, माइनस का चार्ज है। आगे बात समझ में, इसका कौन सा चार्ज है, माइनस, नेगेटिव चार्ज है। तो ये तो लिखा था यहाँ पे, परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त। तो मैंने ये बताना चाह रहा था कि इस पे माइनस आएगा कहां से, आगे बात समझ, कैसा आएगा, तब आप क्या करोगे, बी को क्या करोगे, आप भू संपर्कित करोगे तब, ये ध्यान रखना, ठीक है। संयुक्त लगभग समान आकार वाले सकेंद्रित चालक गोलों से बनी हुई युक्ति को हम क्या बोलते हैं, गोलीय संधारित्र बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं बताना आपको ये भी भूल गया कि ये जो गोला है वो आपका ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है, आगे बात समझ में। लेकिन हम इसकी बात करें, ये वाला जो बी है ये क्या होगा, ये खोखला होगा, आगे बात मतलब कुछ नहीं होगा अंदर, ठोस मतलब कुछ मटेरियल का बना हुआ, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये तो ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। लेकिन इसकी बात करें तो खोखला क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है खोखला होगा तभी तो सकेंद्रीय होगा, आगे बात समझ, ठोस होगा तो फिर तो पता ही नहीं पाएंगे हम कि ये क्या है, तो सकेंद्रीय थोड़ी बता पाएंगे, ये खोखला होगा तभी तो हमें दिखेगा सकेंद्रीय, आगे बात समझ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, तो बी वाला क्या होगा, खोखला होगा, और ए जो है वो क्या होगा, ठोस भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है। चलिए अब बात करूं, आपको पता है कि किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, पहले तो ये होता है 0। तो अगर मैं इस चालक की बात करूं तो इसका कितना होगा, 0। इस तरीके से इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। लेकिन अगर मैं बात करूं ये नेगेटिव चार्ज कहां होगा, इसके अंदर वाले सरफेस पे होगा, किसकी पृष्ठ पे होगा, तो आंसर आता है इसके अंदर वाले पे होगा। देखना कैसे, क्यों, अगर मैं बात करूं इस चालक गोले की, तो चालक गोले के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब क्या, कि चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए चार्ज 0 कब होगा, जब जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, तभी तो चार्ज अभी क्या होगा, 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब इसके सरफेस पे कोई चार्ज नहीं, तो इसका मतलब इसके आउटसाइड की बात करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस एरिया के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बात समझ में, आपको याद होगा जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था, वहां पे ये दो प्लेटें थी, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कहाँ था, उनके बीच में ही तो था। अरे बस तो सेम यहाँ पे भी ये इन दोनों प्लेटों के बीच में, तो ये ध्यान रखना। अरे बात समझ में, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग में रखना है कि चार्ज आया कहां से, इसके, क्लियर। आगे बात समझ में, यहां तक क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इसकी धारिता की। तो देखो इसकी धारिता क्या होगी, तो हम जानते हैं कि धारिता बराबर क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब देखो V यानी क्या, विभव। तो देखो विभव किसके कारण, तो पहले तो देखो हमने B को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो विभव किसके कारण आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस गोले के कारण आएगा, यानी विभव किसके कारण, गोले A के कारण। अगली बात समझ लो, तो इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर। अब बात करते हैं गोले A पर कुल विभव, A पर जो है हम यहाँ पे कुल विभव की बात करने जा रहे हैं। तो देखो A पे जो विभव आएगा वो किस किस के कारण आएगा, गोले A पे जो विभव आएगा वो किसके कारण आएगा, एक इस गोले का खुद का होगा और एक इस गोले का भी होगा, क्लियर। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले बात करूं मैं इस गोले की, तो ये जो हम बात कर रहे हैं इस गोले के, तो इस गोले के कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, इसके पृष्ठ पे KQ बाई A ही तो होगा। आगे बात समझ में, इसके पृष्ठ पे अगर मैं बात करूं इसका विभव तो क्या होगा, इस गोले के कारण KQ बाई A। अब बात करते हैं इस गोले के कारण, तो ये देखो ये जो पॉइंट है इस गोले के कारण बाहर है, तो फॉर्मूला क्या होगा, KQ बाई R। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास में, यहाँ पे कैपिटल Q, और ये होगा मेरे पास में माइनस Q अपॉन, बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, KQ कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन,
क्लियर? एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो एलसीएम लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा ये के क्यू और यहाँ हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए इंटू ये विभव निकल के आया। बोलो क्लियर है? ये समझ में आया ना कि कहाँ से आया ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ए पे जो विभव होगा वो ए तो इसके कारण होगा और एक इसके कारण भी तो होगा। तो देखो ये जो पॉइंट होगा कहीं पे भी ले लो, पॉइंट को जरूरत नहीं, ये जो पॉइंट होगा वो इस गोले के बाहर ही तो है और गोले के बाहर किसी बिंदु पे जो विभव होता है आपने पढ़ा है ना, गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव, 3rd चैप्टर के अंदर, तो वही तो है। तो फॉर्मूला क्या होता है Q बाई R मेरे पास में क्या है यहाँ पे V है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में K माइनस Q अपॉन V, माइनस Q बिकॉज इसमें चार्ज क्या है माइनस, और मैंने आपको बताया था विभव वाले विषयों में हम जो चार्ज को जो लेते हैं, आवेश को लेते हैं, हम क्या लेते हैं चिन्ह के साथ में लेते हैं। तो ये चीज अब ये वैल्यू क्या करता हूँ यहाँ पे रख लेता हूँ, तो V का मान समीकरण 1 में रख लेता हूँ, तो V का मान समीकरण 1 में रखने पर जब मैं इसकी वैल्यू इसमें रखूंगा तो देखो क्या मिलेगा, तो C इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास में Q अपॉन यहाँ से आएगा K Q और ये होगा मेरे पास में B माइनस A अपॉन K B, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा मेरे पास में Q से ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा और K की वैल्यू आपको पता है क्या होती है बताओ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास में C इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा B माइनस A अपॉन A B, क्लियर है? सो ये क्या होगा मेरे पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और AB भी ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। ये है मेरे पास में विद्युत धारिता का फॉर्मूला, किसके लिए? किसके लिए? गोलीय संधारित्र। अरे बात समझ में? और अगर माध्यम के लिए बात करें, माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, सिंपल है, 4 पाई एप्सिलॉन AB अपॉन B माइनस A। और हम जानते हैं कि एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। अरे बात समझ, वो ये होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो गई निर्वात वायु की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन R क्या है? अपेक्षित विद्युतशीलता, या हम कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। तो जब आपको माध्यम में रखा हो गोलीय संधारित्र तो आप ये फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल है। आगे बात समझ में? तो ये था हमारे पास में गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र के लिए सबसे पहले तो क्या किया हमने, इसको पॉजिटिव चार्ज बना, तो इसके लिए हमने जो वो B पे कितना कहा, तो B के लिए हमने क्या किया, इसको भू संपर्कित कर दिया। तो भू संपर्कित करने पर B का विभव क्या हो गया, 0 आ गया, तो B पे टोटल विभव कैलकुलेट किया और यहाँ से हमने जो है वो चार्ज निकाल लिया। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है कि आया कहाँ से। फिर धारिता की बात करें तो धारिता मेरे पास में Q अपॉन BA, A ही क्यों, क्योंकि B का विभव क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया। तो यहाँ पे जो विद्युत विभवांतर है वो किसके कारण आएगा, सिर्फ और सिर्फ A के कारण आएगा, बिकॉज BA माइनस VB, तो VB तो क्या है 0 है ना, तो बचा क्या BA, तो बचा। इस तरीके से हमने जब BA कैलकुलेट कर लिया तो बोले A पर विभव इसके कारण भी और इसके कारण भी कैलकुलेट कर लिया। आगे बात समझ में? और फिर BA कैलकुलेट किया और यहाँ पे वैल्यू रख ली, सॉल्व किया। तो ये है फॉर्मूला किसके लिए, विद्युत धारिता के लिए, कौन से, गोलीय संधारित्र के लिए। आगे बात समझ में? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा संधारित्रों का संयोजन। और संधारित्रों के संयोजन में भी हम सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले तो बात करता हूं मैं संधारित्र का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है। अरे बात समझ में? मैं इसके सिंबल की बात कर लेता हूँ। तो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से, अरे बस दो खड़ी लाइनें उनका करो किसी वायर से कनेक्ट कर दो ऐसे, ठीक है ना। तो ये सिंबल होता है किसका, संधारित्र का, ठीक है। तो ये संधारित्र मैंने क्या किया, ऐसा श्रेणी क्रम संयोजन बनाया है। अरे बात समझ, मैंने क्या किया, 3 संधारित्र लिए जिनकी धारिता क्या है, C1, C2 और C3। आगे बात समझ में? और फिर मैंने वो क्या किया कि जो मेरे पास पहला संधारित्र था उसकी जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से कनेक्ट कर दी। इस तरीके से दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट थी वो तीसरे संधारित्र के फर्स्ट प्लेट से जो क्या कि मैंने कनेक्ट कर दी। और फिर इनको क्या किया, मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये संयोजन मेरे पास में क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन किसका, संधारित्रों का। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पर, कुछ नहीं है कि यदि संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट
पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से क्या हो, जो वो कनेक्ट हो। इस तरीके से अन्य संधारित्र को भी क्या किया जाए, इसी क्रम में जो हम जोड़ देते हैं, बहुत सारे होंगे, n मान लो n, ठीक है ना। तो इसे संधारित्र को क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। अब एक चीज ये कि अगर इस पे चार्ज, जब अगर यहाँ से करंट फ्लो होगी तो इस पे चार्ज जितना होगा प्लस क्यू उतना ही क्या होगा, इस पे भी माइनस क्यू होगा, इस पे प्लस क्यू तो इस पे भी क्या होगा माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू तो इस पे भी क्या होगा माइनस क्यू। यानी बात करें हम कि प्रत्येक संधारित्र पे जो आवेश का परिमाण है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगली बात समझ में। चलिए अब बात करता हूं मैं इस पे कि इस संयोजन में कुल विभव क्या होगा। अगली बात समझ में। इस संयोजन में कुल विभव, कुल विद्युत विभवांतर की बात करें, विभवांतर की बात कर लेते हैं। कुल विद्युत विभवांतर की बात करें तो वो मेरे पास में होगा, हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। सो V को तो शिफ्ट करेंगे, C को इधर लेके आएंगे। सो V इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा Q अपॉन C S। S क्यों, बिकॉज इसमें सीरीज है। आगे पास में S का मतलब क्या, सीरीज यानी श्रेणी क्रम, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, इसको S लिखूंगा। तो ये मेरे पास में कुल विभव। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं कि प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत विभवांतर। आगे बात समझ में। ये क्या है, विभवांतर, ध्यान रखना, लिख लेता हूं, विद्युत विभवांतर। तो देखो वो मेरे पास में क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, यही तो होगा, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। इसी प्रकार अगर मैं दूसरी और तीसरे की बात करूं, इसी प्रकार दूसरे और तीसरे की बात करूंगा तो V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 तथा V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3, ये तो होगा। और अगर मैं कुल विभव की बात करूं तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगली बात समझ में। और सभी की वैल्यू रख लेते हैं, V की वैल्यू रख लेते हैं, V1 V2 V3 सभी की वैल्यू रख लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास में Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब देखो यहाँ से जो है वो क्या कॉमन आ रहा है, राइट हैंड साइड से Q कॉमन आ रहा है, तो Q को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास में Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q को कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सो देखो यहाँ से ये Q से ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये है मेरे पास में विद्युत धारिता का फॉर्मूला। कौन सी धारिता, तुल्य धारिता। आई बात समझ में। ये किसका फॉर्मूला है, तुल्य धारिता का फॉर्मूला है। अच्छा आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला सेम कैसा है, जैसा हमने प्रतिरोधों का जब हमने संयोजन पढ़ा था, समांतर क्रम संयोजन, और यहाँ फॉर्मूला किसमें निकल के आया, ऐसा ही है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो उसी के साथ मिलता जुलता है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला है संधारित्रों में, तो जो श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला होता है वो प्रतिरोधों के किस में होता है, समांतर क्रम में होता है। और जो उसके समांतर क्रम में होगा, मतलब इसके जो समांतर क्रम में होगा वो उसके क्या होगा, श्रेणी क्रम के जैसा होगा। आगे बात समझ में। अगर मैं प्रतिरोधों की बात करूं, अगर उसके श्रेणी क्रम संयोजन की बात करूं तो आपको पता है कि फॉर्मूला ये निकल के आएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो आया था। और 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला आपने जो है वो इसके समांतर क्रम संयोजन में पढ़ा था। ये श्रेणी क्रम में पढ़ा था, ये समांतर क्रम में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसा आया, समांतर क्रम जैसा आया। आगे बात समझ में। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस पे हम जो काफी अच्छे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आगे बात समझ में, आपको बहुत मजा आएगा। तो अगले हमारे जो 1-2 लेक्चर होंगे वो पूरे ही जो है वो इसके सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे पास में n संधारित्रों के लिए, आगे बात समझ में, तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखो n संधारित्रों के लिए, तो n संधारित्रों के लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 से लेके कहां तक 1 अपॉन Cn तक। आगे बात समझ में। तो ये होगा मेरे पास में तुल्य धारिता का फॉर्मूला जब मेरे पास में अगर n संधारित्र लगे हुए होंगे, ठीक है। अब अगर बात करूं कि मेरे पास में समान धारिता C वाले अगर मेरे पास में n संधारित्र लगे हो तब क्या फॉर्मूला होगा, तो देखते हैं मेरे पास में यहाँ पे समान धारिता C वाले n संधारित्रों
n संधारित्रों की तुल्य धारिता। तो देखो इनकी तुल्य धारिता क्या निकल के आएगी, तुल्य धारिता जो निकल के आएगी वो देखो 1/CS इज इक्वल टू, सभी के मैंने मान ली कि समान धारिता C है तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कहाँ तक, n तक। तो कितनी बार आएगा ये, n बार आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n/C और ये हो जाएगा मेरे पास में CS, इसको उल्टा कर देता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास में C/n। तो ये करना कुछ नहीं है, किसी भी एक संधारित्र की धारिता का यहाँ पे मान लेना और डिवाइडेड बाय आपके पास में कितने संधारित्र लगे, 4 लगे, 5 लगे, 6 लगे, वो आपके यहाँ पे नीचे लिख लो। अगली बात समझ में, तो ये आपसे आपके पास में क्या जाएगी, तुल्य धारिता आ जाएगी। अगली बात समझ में, तो मान लो कि आपको दे रखा है 2 माइक्रोफैराड के कितने, 5 दे रखे हैं, 2 माइक्रोफैराड के आपको कितने, 5 संधारित्र दे रखे हैं, तो 2 यहाँ लिखो और डिवाइडेड बाय 5 आपके पास में क्या आ जाएगी, तुल्य धारिता आ जाएगी। क्लियर। ये कब करना है, जब आपको श्रेणी क्रम संयोजन दे रखा हो तब करना है। अगली बात समझ में क्लियर है यहाँ तक। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसका समांतर क्रम संयोजन क्या है। तो समांतर क्रम संयोजन में फॉर्मूला आएगा जो प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम था उसके जैसा आएगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो है समांतर क्रम संयोजन संधारित्रों का। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि सबसे पहले बात करूं मैंने कितने लिए, यहाँ पे मैंने जो है 3 संधारित्र लिए। तो तीनों संधारित्र को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि इनकी जो पहली प्लेट है उसको क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और इसकी जो दूसरी पॉइंट है वो किससे कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि जो पहली प्लेट है वो तो रहती है कहाँ पे, उच्च विभव पे, और जो दूसरी प्लेट है वो कहाँ रहती है, निम्न विभव पे। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। इस संयोजन को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। यानी कि यदि संधारित्र को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि उन सभी की पहली प्लेटें उच्च विभव से तथा दूसरी प्लेटें निम्न विभव से जुड़ी हो, तो इसे संधारित्रों को क्या बोला जाता है, समांतर क्रम संयोजन बोला जाता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं विभव की, तो विभव देखो सभी जगह क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। यानी अगर बात करें इसमें प्रत्येक संधारित्र पे जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। अगर बात करूं मैं C1 की, इसमें भी विभव V रहेगा, C2 की इसमें भी विभव V रहेगा और C3 की इसमें भी विभव V रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, चार्ज होगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि जब करंट यहाँ से जाएगी तो कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी, तो चार्ज भी क्या होगा यहाँ पे अलग अलग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यानी कि इस पे चार्ज मैंने मान लिया +Q1, इधर हो गया -Q1, इस तरफ +Q2, तो इस तरफ होगा क्या -Q2, इस तरफ होगा +Q3, तो इस तरफ होगा क्या -Q3। आगे बात समझ में। अब बात करूं अगर इस संयोजन के कुल चार्ज की, आगे बात समझ में, इस संयोजन का कुल आवेश, तो कुल आवेश की बात करूंगा तो जो कुल आवेश मेरे पास में निकल के आएगा वो आएगा, हम जानते हैं कि C = क्या होता है, Q/V होता है। तो लेकिन बात कर रहे हैं हम समांतर क्रम, तो समांतर क्रम क्या होता है, पैरेलल। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, P लिखा है, यानी पैरेलल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम। तो यहाँ से जो Q निकल के आएगा वो निकल के आएगा मेरे पास में CPV। आगे बात समझ में, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुल आवेश या प्लेटों पर कुल आवेश, प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, तो वो मेरे पास में हो जाएगा क्या, Q1। सो Q1 मेरे पास में क्या निकल के आएगा, वो आएगा C1 × V, बिकॉज V तो सेम है सभी पे। ठीक है, इसी प्रकार जो मेरे पास में Q2 होगा, तो Q2 मेरे पास में क्या होगा, C2V, तथा Q3 की बात करें तो Q3 मेरे पास में क्या होगा, C3V। तो ये हो जाएगा पूरा ही मेरे पास में, इसको जो है वो समीकरण नंबर 2 देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कुल आवेश की, तो Q = क्या निकल के आएगा, Q1 + Q2 + Q3। अब सभी की वैल्यूज जो है वो इसमें रख लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास में देखो CPV = C1V + C2V + C3V। तो देखो यहाँ से सभी से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से सभी से जो है वो V कॉमन आ रहा है, तो V को कॉमन ले लेता हूँ। तो CPV = V कॉमन ले लिया, तो C1 + C2 + C3। सो देखो यहाँ से V से ये V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास में बचेगा ओनली CP = C1 + C2 + C3। आगे बात समझ में, तो ये है मेरे पास में समांतर क्रम संयोजन में फॉर्मूला तुल्य धारिता का। तो देखो ये कैसा है, सेम प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन था वहां पे हम कर देते हैं R1 + R2 + R3, या हम करते हैं कहां पे, इसके समांतर क्रम संयोजन में, यानी C1 + C2 + C3। आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे n संधारित्रों की, तो ये तो किसका फॉर्मूला है, तुल्य धारिता। आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं n संधारित्रों के लिए, किसके लिए? n संधारित्रों के लिए। अगर मैं n संधारित्रों के लिए बात करूंगा तो मेरे पास में क्या होगा ये फॉर्मूला? तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेके कहां तक? Cn तक होगा। तो यही फॉर्मूला होगा मेरे पास में किसके लिए? n संधारित्रों के लिए। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, यहाँ पे समान धारिता C वाला अगर मैं n संधारित्र यहाँ पे लगा दूं तब क्या तुल्य धारिता का फॉर्मूला आएगा? वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करता हूं मैं समान धारिता C वाले n संधारित्रों के लिए तुल्य धारिता। तो देखिए इसके लिए क्या धारिता होगी? तुल्य धारिता। तो देखो Cp इज इक्वल टू C प्लस C और कितने? n टाइम्स होगा। तो देखो कितनी बार आएगा ये? n बार आएगा ना। तो Cp इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा क्या? Nc। ये आप ध्यान रखना। आगे बात समझ में? तो यानी कि यहाँ से ये पता चला कि आप क्या करो, आपके पास में मान लो कि 2 माइक्रोफैरेड के कितने? 5 संधारित्र क्या लगे? जो है समांतर क्रम में लगे। तो 2 माइक्रोफैरेड तो ये आ जाएगा। और कितने लगे? 5। तो 5 into 2 तो कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोफैरेड। तो यहां से एक चीज और पता चलती है कि जो तुल्य धारिता का जो मान होता है वो इस संयोजन में लगे सबसे बड़े धारिता वाले संधारित्र से भी ज्यादा आता है। आगे बात समझ में? अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे मेरे पास में 2 माइक्रोफैरेड या मेरे पास में 3 माइक्रोफैरेड, तो देखो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितनी? 6 माइक्रोफैरेड। तो 6 माइक्रोफैरेड देखो सबसे ज्यादा कौन सा था? यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड का था ना। तो उससे भी ज्यादा जो है वो तुल्य धारिता का मान आया। लेकिन हम जब बात करेंगे श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम में जो वैल्यू आएगी वो जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटी वैल्यू आएगी तुल्य धारिता की। आगे बात समझ में? तो दोनों समझ में आ गया ना? श्रेणी क्रम में तो छोटे वाले संधारित्र से भी, मतलब जो छोटा वाला संधारित्र है उससे भी छोटी जो है वो तुल्य धारिता आएगी, मतलब उसका मान आएगा। और अगर हम बात करें समांतर क्रम संयोजन में तो जो सबसे बड़े धारिता वाला जो संधारित्र है उससे भी बड़ी जो है वो वैल्यू आएगी तुल्य धारिता की। आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इससे रिलेटेड श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन से रिलेटेड बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगले 2 लेक्चर जो है वो इसी पे बेस्ड होंगे, लगभग 2 लेक्चर इसी पे बेस्ड होंगे। तो आपको ध्यान से समझना है कैसे उनको सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में तो इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पे बेस्ड कुछ अच्छे एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरीके से चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।